हेलो बच्चों, गोविंद सर के क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के चैप्टर के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चाहे वो एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 power minus 7 coulomb and 3 into 10 power minus 7 coulomb placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो 30 सेंटीमीटर इनके बीच का जो है जो डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज का जो वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb है, और दूसरा है 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह है हमारा 30 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं, फोर्स का फार्मूला जब एयर में प्रेजेंट होता है, एयर या वैक्यूम में, फोर्स का फार्मूला होता है K(Q1)Q2 बाय आर स्क्वायर। एयर या वैक्यूम के लिए K हमारा 1/4πε0 होता है और उसका वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। Q1 की जो वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7 इंटू Q2 की वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है इनके बीच का, 30 सेंटीमीटर। तो 0.3 लेंगे, मीटर में चेंज करना होगा तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 हो जाएगा। 54 मल्टीप्लाई 10 to the पावर 7 7 14 हो जाएगा। 14 माइनस 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.09। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 9 6 जा 54 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 into 10 to the पावर -5 प्लस 2 कितना होता है, -3। तो इतना न्यूटन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का। चेक दैट द रेशियो Ke² बाय GMEMP डायमेंशन लेस है या नहीं है, चेक करना है। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, ये हमें बताना है। पहले तो चेक करना है कि डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो हमारे पास है Ke² बाय GMEM2MP। एक तो तरीका है सबका डायमेंशनल फार्मूला पुट किया जाए, जो कि लेंदी मेथड है, तो वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसको मैं आपको जो आसान मेथड है वो कौन सा है वो मैं बताऊंगा। आसान मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। Ke² बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय GMEMP बाय हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से डिवाइड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखें कि ये जो है एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो दोनों फोर्स है, तो फोर्स का डायरेक्शनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, mLT-2, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों का डायरेक्शनल फार्मूला सेम हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो होगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। जैसे पता चल गया कि ये जो है सो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। यदि मान लो इस रेशियो का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। K की वैल्यू जैसा कि हमें पता है 9 into 10 पावर 9 होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 into 10 पावर -19 होता है। होल स्क्वायर पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6.67 into 10 to the पावर -11 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 into 10 पावर -31 kg होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 into 10 to पावर -27। इनको सॉल्व करके हम पूरा वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.227 into 10 पावर 40, यानी 2.27 into 10 पावर 39। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस रेशियो के बारे में ये पता चल ही गया था आपको। ये जो रेशियो है क्या चीज़ बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो के बारे में बताता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये क्या बताता है कि चार्ज अपॉन ए बॉडी जो होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी इंटीग्रल होता है, यानी एन हमारा जो होता है इंटीजर होता है, यानी 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, +-3 होता है। तो ये बता रहा है कि जो एन की जो वैल्यू होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। एन की वैल्यू जब भी होगा इंटीजर होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये स्टेटमेंट का। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यों इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे मैं यदि चार्ज का वैल्यू 1 कूलम यदि एज्यूम कर लूँ और हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एन की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 1 है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ तो जब हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा, यानी ये टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक बात यदि बोलूँ कि यहाँ पे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को यदि कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थोड़े बहुत की वजह से मान लो फ्रैक्शन आ भी रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को देखें तो बहुत ही यहाँ पे जो है कम है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की जो वैल्यू है वह बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम जब लार्ज स्केल की बात करते हैं तो वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या क्या गिवन है, 4 पॉइंट चार्जेस QA 2 मिलीकूलम, QB -5 मिलीकूलम, QC की वैल्यू 2 मिलीकूलम एंड QD की वैल्यू -5 मिलीकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ABCD। साइड लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 मिलीकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले तो देखो एक स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर हमने बना लिया है। अब उसके बाद जो है ABCD ये 4 कॉर्नर्स हैं और चारों कॉर्नर्स पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको देखते हैं। ये पहले है 2 मिलीकूलम है, दूसरे पे है -5 मिलीकूलम है, थर्ड C पॉइंट पे फिर से 2 मिलीकूलम है और D पे जो है वह -5 मिलीकूलम है। तो चारों कॉर्नर्स पे चार्ज हमें गिवन है, जबकि सेंटर पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो हमारा कितना है, तो वो है 1 मिलीकूलम। सेंटर साइड लेंथ के जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यदि हम देखें तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में यदि हम डायगोनल निकालेंगे, ये सारे 10 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो पता ही 90 डिग्री होगा। तो स्क्वायर का जो साइड लेंथ होगा यानी AC जो होगा वो कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू निकालेंगे तो √10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 200 यानी 10√2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो OA निकालें या OC निकालें या फिर बोले OB या फिर OD, सबका लेंथ जो होगा वो डायगोनल का हाफ होगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी 10√2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता चल चुका है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 1 मिलीकूलम चार्ज सेंटर पे प्रेजेंट है। अब देखो ये 2 मिलीकूलम क्या करेगा, बोलो इस जो 1 मिलीकूलम है इसको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेज है, तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये 2 मिलीकूलम इस 1 मिलीकूलम को रिपेल करेगा तो 1 मिलीकूलम इधर जाएगा। ये फिर इधर कॉर्नर पे भी 2 मिलीकूलम है, ये भी 1 मिलीकूलम को रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेज है तो फिर से इधर फोर्स लगेगा। यानी हम ध्यान से देखें तो ये दोनों फोर्स जो है वह इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल कैसे पता, तो देखा जाए तो फोर्स की जो वैल्यू है वह होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए तो K तो फिक्स ही है,
Q1 Q2 की बात करते हैं तो 2 मिली कूलम और 1 मिली कूलम है। डिस्टेंस कितना है 5√2। तो जब इसके लिए भी निकालेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है 2 मिली कूलम 1 मिली कूलम आ रहा है, डिस्टेंस फिर से 5√2 आ रहा है। तो कहने मतलब जो फोर्स की जो वैल्यू होगी दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए नेट फोर्स जो होगा इसकी वजह से जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इसके बारे में बात करें तो -5 मिली कूलम जो होगा 1 मिली कूलम को क्या करेगा बोलो, अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो ये अट्रैक्ट करेगा। उसी तरीके से -5 मिली कूलम जो ये वाला जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, इस 1 मिली कूलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये निगेटिव है, यहाँ पे जो है पॉजिटिव है तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। और ये दोनों फोर्स भी क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है वह सेम ही है और डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पे फिर से सेम है। तो ये दोनों फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो फिर इसके क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इसके वजह से भी नेट फोर्स जीरो, इसके वजह से भी नेट फोर्स जीरो। यानी हम यदि बात करें टोटल फोर्स की बात तो जो एफ नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, जीरो। इस पे नेट फोर्स जो होगा वो वाले पॉइंट पे जो चार्ज है 1 मिली कूलम पे, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। An electrostatic field lines is a continuous curve, that is field lines cannot have sudden breaks. Why not? पहला पार्ट यही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वह एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एंड बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, दैट इज इट डज नॉट बिकम जीरो सडनली। अब यदि हम बात करें यहाँ पे जैसे चार्ज Q है तो यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है और इन्फिनिटी पे जीरो हो जाता है। एक बार यदि जीरो हो गया इन्फिनिटी पे जाने के बाद उसके बाद कंटिन्यूसली जीरो रहता है। क्योंकि देखो देखा जाए तो फार्मूला के बेस पे भी हम समझ सकते हैं। ई का फार्मूला होता है KQ/R²। आर को जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अब यदि सडन ब्रेक्स होता है, इसका क्या मतलब होता है, सडन ब्रेक्स का मतलब हो गया उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जबकि उसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है और जीरो पे ही जाकर के, इन्फिनिटी पे जाकर के ही जीरो होता है और एक बार जीरो होने के बाद वह कंटिन्यूसली जीरो रहता है। अब उसके बाद आते हैं बी पार्ट पे। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि दोनों फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यदि मैं इस फील्ड लाइंस को देखूं तो इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट इधर होगा, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। जबकि मैं इस फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट ये बनेगा, यानी ये डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो एक ही पॉइंट पे क्या हो गए, दो दो डायरेक्शन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमने लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का। 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 मिली कूलम, QB -3 मिली कूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम में दिया हुआ है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB। अब देखते हैं, सबसे पहले जो दो चार्ज हमें बोला गया है तो हम पहले दो चार्ज ले लेते हैं, QA और ये रहा QB। QA की जो वैल्यू है वो कितनी है बोलो, 3 मिली कूलम, 3 मिली कूलम है। QB की जो वैल्यू है वो है -3 मिली कूलम है और डिस्टेंस कितना है बोलो, 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है वो मिड पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे, यानी टोटल 20 है तो इधर से भी 10 होगा, इधर से भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम क्या करते हैं, +1 चार्ज को प्लेस करते हैं। तो अब देखते हैं ये जो 3 मिली कूलम है +1 को क्या करेगा बोलो, रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इसलिए रिपेल करेगा। अब निगेटिव चार्ज है -3 मिली कूलम, इस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेज हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। अब आते हैं देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकेंड चार्ज, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू हमारा 3 मिली कूलम है, मिली मतलब 10⁻³ होता है, बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 ले लेंगे मीटर बदलने के लिए, अपॉन मतलब 0.1 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब देखा जाए तो दोनों जगह पे जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम ही है, तो और डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम वैल्यू का होगा। तो चाहे तो प्लस करके सेम वैल्यू लिख दें, या फिर चाहें तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, इसलिए हम चाहें तो 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है बोलो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻³ बाय 0.01। 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01। जब डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे देखा जाए तो 2 डिजिट है। अब इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 11, 11 - 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10⁸, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो 5.4 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, और यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, और चार्ज की वैल्यू जो दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻9, तो 1.5 चार्ज की वैल्यू हमें दिया है 1.5 इंटू 10⁻9 कूलम दे रखा है। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था वो कितना निकाला था, 5.4 इंटू कितना निकाला था, इंटू 10⁻9, 5.4 इंटू 10⁻9, ये हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम यदि फोर्स की बात करते हैं, फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो चार्ज की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻9 इंटू 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻9, 10⁻9 और -9 तो कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 और 5.4 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 न्यूटन। लेकिन कोई बोले इसके ऊपर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो डायरेक्शन जो होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है हमारा राइट साइड में है, लेकिन ये जो बात कर रहा है वो क्या है, निगेटिव टेस्ट चार्ज की बात की थी, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड है, यानी जो माइनस के ऊपर जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह लेफ्ट साइड होगा। अच्छे से समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। अ सिस्टम है 2 चार्जेस क्यू ए 2.5 इंटू 10⁻7 कूलम एंड क्यू बी -2.5 इंटू 10⁻7 कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 -15 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 +15 है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। देखो फर्स्ट पार्ट में जो लिख रखा है इसने टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है, Q1 प्लस Q2 कर देंगे, सिंपली ऐड करना है। Q1 की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻7 प्लस यहाँ पे माइनस है तो -2.5 इंटू 10⁻7, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, और एक प्लस है और एक क्या है माइनस में है, तो नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी वो हो गई 0। अब आता है सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यदि दोनों चार्ज को देखें तो वो जेड एक्सिस पे है, एक जो चार्ज जो दिया हुआ है ए वाला
वो कहाँ पे है, 0 0 -15, ये ए वाला है। और दूसरा जो चार्ज है 0 0 +15 जो कि बी वाला है। और ए पे जो है यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो वैल्यू है वह ए वाले पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, यानी 2.5 × 10⁻⁻7 है। और यहाँ पे जो चार्ज है वह है -2.5 × 10⁻⁻7 है। अब यदि मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं तो डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। सेपरेशन यानी ये दोनों जो चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, उसके बीच का हम सेपरेशन लेते हैं। चार्ज हम किसी का भी ले लेंगे, 2.5 मैग्नीट्यूड लिया जाता है, 2.5 × 10⁻⁻7 इंटू सेपरेशन। सेपरेशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो -15 से +15 कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके भी डिस्टेंस को पता कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर +(y2 - y1) का होल स्क्वायर +(z2 - z1) का होल स्क्वायर। उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा तो 0.3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है। डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक डिजिट मिलकर के 2 डिजिट हो गए, तो 0.75 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये डायपोल मोमेंट हो गया। इसका कोई बोले यूनिट बताओ, तो यूनिट देखो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो कूलम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, सी को कैपिटल लिखना है, एम को स्मॉल लिखना है, ये है कूलम मीटर। अब कोई बोले ठीक है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताओ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है -q से +q की तरफ होता है। तो निगेटिव चार्ज हमारा इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह टुवार्ड्स निगेटिव जेड एक्सिस। ये हमारा जेड एक्सिस है और ये जो होगा निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पे। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। देखो पॉलीथीन पीस पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगेटिव चार्ज हुआ है। निगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन की तरफ, वूल से पॉलीथीन की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ये बात तो चलो हमें पता चल गया। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो जैसा कि हमें पता है चार्ज की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ कूलम है चार्ज। हमें n निकालना है, तो क्या करेंगे बोलो, n का फॉर्मूला होता है Q/E। तो यहाँ पे जो है Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ है, बाय इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, और इसको पुट करके हम n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.87 × 10⁻12 हो जाएगा। अब इसका यदि बी पार्ट को ध्यान से देखें तो ये पूछ रहा है कि इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। देखा जाए तो एक हिंट दे दिया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है एक तरह से वूल से पॉलीथीन की तरफ हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का यदि मास देखें तो मास जो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। देखो इलेक्ट्रॉन का मास ये है कि कम तो है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वूल से पॉलीथीन की तरफ, तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि मास का भी ट्रांसफर निश्चित रूप से हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। फिगर शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखा जाए ध्यान से तो ये जो फर्स्ट और सेकंड जो चार्ज पार्टिकल है, फर्स्ट और सेकंड चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ डेविएट हुए हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ डेविएट हुए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट कब होंगे, जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होंगे। जिससे हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट चार्ज और सेकंड चार्ज जो है दोनों का जो साइन है वो क्या रहा होगा, निगेटिव रहा होगा, तभी वह पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। इसके अलावा यदि हम थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात करें तो वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, यानी जो थर्ड पार्टिकल है निश्चित रूप से वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब आते हैं
यहाँ पे चार्ज बाय मास का रेशियो किसका ज़्यादा है, चार्ज बाय मास का रेशियो यानी Q बाय एम का वैल्यू। अब यदि देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा है ना उसका एक्सेलेरेशन सबसे ज़्यादा होगा। यदि एक्सेलेरेशन की बात करें तो F बाय एम होगा, यहाँ पे F होता है QE, तो QE बाय एम, यानी चार्ज बाय मास का रेशियो यदि ज़्यादा हो रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा, और एक्सेलेरेशन यदि ज़्यादा होगा तो जो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसमें s की वैल्यू भी ज़्यादा होगा। s के वैल्यू सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेविएट हुआ है वो है थर्ड चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे देखा जाए तो शुरू से ही ये क्या हो रहा है कि डेविएट हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ भाग रहा है, जबकि ये सब जो है शुरू में ज़्यादा डेविएट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने के बाद डेविएट हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जब तक था तब तक यदि हम देखें तो ज़्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ है, थर्ड चार्ज पार्टिकल का। इसलिए जो चार्ज बाय मास का जो रेशियो होगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो थर्ड का होगा। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या गिवन है। कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ आई कैप। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया, तो एक्स एक्सिस की तरफ है और इसका जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ है न्यूटन पर कूलम। आई कैप लगा हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ये जो सरफेस है वो हमारा कैसा है, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में जब होता है तो जो उसका एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ध्यान रहे, यदि मान लो सरफेस वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा तो जेड एक्सिस की तरफ होगा, वाई जेड प्लेन में होगा जैसे हमने लिया था तो एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स जेड प्लेन में होगा तो वाई एक्सिस की तरफ। यानी जो नहीं रहेगा उसकी तरफ होगा, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने बोला था एक्स एक्सिस की तरफ है, एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ आ गया है, और स्क्वायर का जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ कितना दे रखा है बोलो, 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। एरिया वेक्टर, एरिया का पहले वैल्यू निकाल देते हैं। एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू कॉस कितना हो जाएगा बोलो, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01। यहाँ पे देखा जाए तो 3 यहाँ पे 0 है, 2 0 इसको दे देंगे, फिर भी 1 0 बचेगा, यानी ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। यदि मैं बात करूँ यूनिट का तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि कैसे पता, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, इंटू एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब यदि मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही हमारा। अब नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन का डायरेक्शन यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन वो बोल रहा है, तो वह एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पे नॉर्मल ही हमारा एरिया वेक्टर होता है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री है। फिर से यदि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमारा वही है 3 इंटू 10⁻³, एरिया हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, और कॉस थीटा तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस 60 की वैल्यू जो होता है बेसिकली 1/2 होता है, यानी जो शुरू में जो आंसर आया था उसका हाफ हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इस तरीके से बी पार्ट का भी आंसर आ गया होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, what is the net flux of uniform electric field of exercise 1.14 through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate axis। यानी जो है फेस जो है वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके से पहले तो हम एक क्यूब बना लेते हैं, क्यूब देखते हैं। हाँ,
ये हमने क्यूब बना लिया है। क्यूब बनाने के बाद अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमने लिया था पिछले क्वेश्चन में, कितना लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था 3 × 10⁻³ इसी क्वेश्चन को रिलेट करके दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वह है 3 × 10⁻³ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वह क्या है, कांस्टेंट है। और किसके तरफ था, एक्स एक्सिस के तरफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वह एक्स एक्सिस के तरफ है। अब हमें जो बताना है साइड लेंथ इसका दिया हुआ है कि ये साइड लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है और क्यूब में सारे लेंथ जो होते हैं सेम ही होते हैं। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे लेफ्ट सरफेस के लिए देखते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो लेते हैं नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं और आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। तो एरिया वेक्टर इधर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोल रखा है एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। यानी लेफ्ट सरफेस के लिए जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। राइट सरफेस की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर ही है, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड। अब उसके बाद आते हैं टॉप सरफेस के लिए। टॉप सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा, ऊपर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये 90 डिग्री बना लेगा। बॉटम वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो होगा वो नीचे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड है, यानी फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पे हम यदि बात करें तो टॉप सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो गया, 0। बॉटम वाले में भी फिर 90 डिग्री बन गया तो इसके लिए भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 कितना होता है, 0। इसलिए फ्लक्स जो होगा वह 0 हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से यदि हम बैक सरफेस की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो राइट साइड है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, बैक साइड में होगा। नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे तो बाहर मतलब पीछे की तरफ हो जाएगा, इस तरीके से एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं इस फ्रंट सरफेस की बात करूँ, ये वाला जो है, इसका जो होगा एरिया वेक्टर जो होगा हमारी तरफ हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से राइट की तरफ है तो उसकी वजह से भी 90 डिग्री होगा। तो फ्लक्स इन सारे सरफेस के लिए 0 होगा, सिर्फ होगा लेफ्ट और राइट की सरफेस के लिए। तो यदि मैं लेफ्ट सरफेस की बात करूं तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 3 × 10⁻³ है, एरिया स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई साइड कर देंगे, साइड का लेंथ जो है 0.2 लेंगे तो 0.2 × 0.2 हो जाएगा। कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम राइट सरफेस के लिए निकालेंगे तो कॉस 180 होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, अरे मतलब ये हो जाएगा 3 × कितना आ जाएगा, सॉल्व भी कर ही देते हैं, 0.04 × 10⁻³ और लेकिन साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से हम राइट सरफेस के लिए जब निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हम उतना ही लेंगे, 3 × 10⁻³ इंटू एरिया भी उतना ही रहेगा, 0.04 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इंटू लेकिन एंगल इस बार जो होगा वह 0 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 हो जाता है, यानी 3 × 10⁻³ इंटू 0.04 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव है, जबकि इसका साइन देखें तो क्या आ रहा था, निगेटिव। तो जब हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो φL + φR लेंगे, और देखो एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। दिया है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इन केस दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q/ε0 होता है। हमें क्या निकालना है बोलो, Q निकालना है। Q कितना हो जाएगा, φ × ε0 हो जाएगा। तो φ की जो वैल्यू है वो तो हमें मालूम है 8 × 10⁻³ होता है, दे रखा है, मतलब ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसको केवल मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से जो चार्ज की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70.80 × 10⁻⁻9 कूलम। अब जैसे इसका यदि हम बी पार्ट की बात करें तो लिखा हुआ है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस बॉक्स इज 0 कुड यू कंक्लूड दैट
देयर वेर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू जो देखते हैं वो नेट चार्ज लेते हैं, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, नेट चार्ज। यदि मान लो कोई स्फेयर एज्यूम करूं, कोई भी सरफेस, मान लो यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम है, तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो 2 - 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 है, लेकिन यदि हम चार्ज की बात करें, चार्ज इस स्फेयर के अंदर प्रेजेंट है 2 कूलम और -2 कूलम। फ्लक्स तो इसलिए 0 हुआ क्योंकि हम यहाँ पे जो क्यू लेते हैं वो नेट चार्ज लेते हैं, और यहाँ पे नेट चार्ज 0 है, इसलिए फ्लक्स 0 है, लेकिन चार्ज इसके अंदर 0 नहीं है, चार्ज प्रेजेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ पॉइंट चार्ज 10 मिली कूलम is at a distance of 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of electric flux through the square? देखा जाए तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, और 5 सेंटीमीटर ऊपर यानी सेंटर से डायरेक्टली अबव में 5 सेंटीमीटर अबव में ये चार्ज जो दे रखा है वो प्रेजेंट है। तो इसमें से हमें निकालना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन एक तरह से गॉस थ्योरम के बेस पे है। यदि हम गॉस थ्योरम जैसा कि हम जानते हैं क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्यूब बनाएंगे। 5 सरफेस यानी हम अपने तरफ से जूम करेंगे, 5 और ले लेंगे स्क्वायर शेप में, जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये चार्ज जो होगा फिर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी वो इसके सेंटर पे पहुंच जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी जब ये क्यूब बन जाएगा तो जो टोटल फ्लक्स होगा वह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, यानी 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर से जब हम फ्लक्स निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगा 1/6 ऑफ क्यू की वैल्यू कितनी है 10 मिली कूलम, मिली मतलब 10⁻³ और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करने से आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम passes through a spherical Gaussian surface of radius 10 सेंटीमीटर। देखा जाए तो ये कोई स्फेयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है बोलो, -1.0 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू दे रखा है, यानी 1.0 को 1 भी मान सकते हैं, यानी 10⁻³ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखा जाए तो चार्ज जो है ऑलरेडी इसके अंदर है, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो होता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो सिर्फ रेडियस को डबल किया है, यानी साइज को बड़ा कर दिया है, लेकिन चार्ज में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे चार्ज में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज तब होता है जब एक्सटर्नल फील्ड में कोई सरफेस रखा गया हो और उसमें हम एरिया में इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स में इंक्रीज होगा। लेकिन चार्ज यदि बॉडी के अंदर है तब यदि हम रेडियस को बढ़ाएं यानी साइज को बढ़ाएं तो भी फ्लक्स में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स में नो चेंज होगा, यानी ए पार्ट का जो आंसर होगा वो सेम आ जाएगा, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब उसके बाद आते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज निकालना है तो फ्लक्स हमें पता है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 5 की वैल्यू जो है हमारे पास -1.0 इंटू 10⁻³
इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा हमारे पास -8.85 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो इतना कूलम हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि वह निगेटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज के। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो गिवन है 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो आर की वैल्यू भी गिवन है हमें, आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2k लैम्डा बाय आर, लाइन चार्ज की वजह से, या फिर कहें तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाता है 2 लैम्डा, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको k लिख देंगे तो नीचे बच जाएगा r। तो 2k लैम्डा बाय आर फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमें निकालना है वो देख लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा हो जाएगा हमारा e इंटू आर बाय 2k। तो e की जो वैल्यू है कितनी है बोलो, 9 इंटू 10⁻⁴ है। r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू के की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो ध्यान से देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो +9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 -2 कितना हो जाएगा, -11, -11 + 4 कितना हो जाएगा, -7, यानी 10⁻⁻7 हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल वैल्यू तो कैंसिल हो चुके हैं, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाता है, लैम्डा होता है Q/L, यानी चार्ज का होता है कूलम, और एल का होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। Two large thin metal plates are placed parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs. देखा जाए तो ये एक तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के तौर पे दिया हुआ है हमें, तो ये बना देते हैं हमने। ठीक है, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है। अब इसमें अपोजिट साइन दिए हुए हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वह कितना है, ये वैल्यू दिया हुआ है। सिग्मा की वैल्यू जो है 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटर रीजन में। अब देखो जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है हम क्या करते हैं, वहां पे +1 चार्ज को प्लेस करते हैं, चाहे बाहर में इधर निकालना हो या इधर निकालना हो, दोनों जगह हम +1 चार्ज को रख के देखेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये निगेटिव प्लेट क्या करेगा, +1 को अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन हो गया अपोजिट। ठीक है, उसी तरीके से जब हम इसकी बात करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, +1 पॉजिटिव +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। निगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो एक प्लेट की वजह से होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि देखो डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को पॉजिटिव लेंगे, मान लो राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड को हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास σ/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब हम बीच वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो पहला पार्ट यही था आउटर रीजन में, तो ए पार्ट का आंसर कितना आ गया, 0। अब यदि मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट के लिए हम +1 को रख के देखते हैं। पॉजिटिव प्लेट +1 को रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा बोलो, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो ये हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कैंसिल होकर के आएगा
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू हमें जैसे कि पता है, कितना पता है बोलो, 17 इंटू 10⁻22, 17 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12। इसको डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके जो होगा आंसर आ जाएगा, आंसर की वैल्यू हो जाएगा 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जांपल से हमने लिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर ई एक्स इक्वल्स टू ए एक्स पावर 1/2। ये पावर में है, 1/2 है। ई वाई और ई जेड दोनों की वैल्यू जो है 0 है, ए की वैल्यू 800 दिया है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बता रहा है एक्स एक्सिस की तरफ है, और इसका जो वैल्यू है ए हमारा कितना है बोलो, 800 इंटू एक्स का पावर 1/2 दे रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और ये x यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। x क्या बता रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फ्लक्स की वैल्यू हमें निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, एंड चार्ज भी निकालनी, चार्ज विद इन द क्यूब। तो सबसे पहले फ्लक्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट सरफेस की बात कर लेते हैं। लेफ्ट सरफेस के लिए जो एरिया होगा वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट साइड में है। तो थीटा जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो लेफ्ट सरफेस के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, ई की वैल्यू है 800 इंटू एक्स लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि यहाँ पे ए लिया गया है। तो ए की वैल्यू जो होगा वही हो जाएगा 1/2। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे साइड लेंथ ए दे रखा है, तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। थीटा की वैल्यू कितनी है लेफ्ट सरफेस के लिए, 180 डिग्री। एरिया की वैल्यू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे पुट कर देंगे cos 180 डिग्री। एरिया हमारा हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए करके इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम चाहे तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 800 इंटू 0.1 का पावर 1/2 इंटू 0.01। इसका जो है 0.1 का स्क्वायर था, यहाँ पे साइड लेंथ कितना था 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर से अब करेंगे तो कितना होगा 0.01 हो जाएगा। cos 180 कितना होता है -1, तो -1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखो 800 का ये 2 जीरो जो है इसके डेसिमल को हटा देगा, पहली बात तो माइनस साइन आ जाएगा, 8 आ जाएगा इंटू 0.1 के पावर में 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से लेफ्ट सरफेस के लिए फ्लक्स का जो वैल्यू है वो हमारा आ गया है। अब आते हैं राइट सरफेस के लिए। राइट सरफेस के लिए जी यदि हम बात करें 800 हो जाएगा इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, यानी टोटल हो जाएगा 2a। तो 2 इंटू 0.1 हो जाएगा, और पावर में 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, ए हमारा फिर से 0.1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 0.01 हो जाएगा। और थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्योंकि कैसे पता, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्स एक्सिस की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री ले लेंगे। ये हम लिख सकते हैं 800, 2 का पावर 1/2 को लिख सकते हैं √2। और यहाँ पे देखा जाए तो 0.01 था, तो 0.01 को जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से इसका क्या होगा डेसिमल हट जाएगा। तो हम चाहें तो यहाँ से 2 जो जीरो है इसको हम क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, और इस तरीके से हो जाएगा 8√2 इंटू 0.1 के पावर 1/2 हो जाएगा। अब हमें बाकी सरफेस की यदि बात करें तो क्या होगा, बाकी सरफेस के लिए देखो, यदि मैं टॉप सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड है तो एंगल हो गया 90 डिग्री, यानी फ्लक्स हो जाएगा 0। ये बॉटम वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो बैक सरफेस है जो है ये वाला बैक वाला सरफेस, उसके लिए एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है फिर से 90 डिग्री,
यदि मैं फ्रंट सरफेस की बात करूं, ये वाला जो सरफेस जो दिख रहा है, इस सरफेस की बात करूं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमारी तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड है, फिर से 90 डिग्री हो जाएगा। यानी बाकी सारे सरफेस के केस में एंगल 90 डिग्री हो रहा है, यानी फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वह बाकी सरफेस के लिए जीरो होगी, सिर्फ लेफ्ट और राइट वाले सरफेस से फ्लक्स पास करेगा। अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई इक्वस टू जो होगा वो कितना हो जाएगा, फाई एल प्लस फाई आर हो जाएगा। फाई एल की जो वैल्यू हमने निकाली थी -8 इंटू 0.1 पावर 1/2 निकाली थी, जबकि राइट सरफेस के लिए जो हमने निकाली 8√2 इंटू 0.1 पावर 1/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 इंटू 0.1 पावर 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2 माइनस 1। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, तो आ जाएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमें करना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे बोलो, फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी Q निकालना है हमें। Q हो जाएगा कितना, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फाई की वैल्यू हमने निकाल लिया है 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 हो जाएगा। और इसको फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, 9.27 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल का है ये। इसमें दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। ये सब गिवन है एक तरह से, ये दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या गिवन है। यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस है, यहाँ पे इसका जो सेंटर पे जो दिया हुआ है कि वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। टोटल जो है सो 20 सेंटीमीटर इसका जो है सो लेंथ लिया गया है, यानी इधर से ये 10 सेंटीमीटर है और इधर से भी 10 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दोनों जगह पे सेम लिया गया है, और वो है 200 न्यूटन पर कूलम, ये दिया हुआ है। और जो रेडियस गिवन है, रेडियस जो गिवन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेडियस की जो वैल्यू है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। फ्लैट फेस, फ्लैट फेस से मतलब है ये सर्कुलर वाला फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो ध्यान से देखें तो एरिया वेक्टर भी हम यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस लेंगे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0 डिग्री। यदि मैं इस सरफेस की बात करूँ तो इसमें भी एरिया वेक्टर इधर ही हो गया, तो फिर से थीटा हो गया 0 डिग्री, यानी दोनों में एक जैसा सिचुएशन है। तो हमें बोला गया ईच फ्लैट सरफेस, यानी किसी एक सर्कुलर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो फ्लक्स निकालना है फ्लैट सरफेस के लिए, ये ए पार्ट बता रहे हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे, पाई इंटू आर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया इंटू थीटा कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस फ्लैट सरफेस से आ गया। अब आते हैं व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब यदि मैं साइड की बात करूं तो साइड में ये होगा, कर्व सरफेस की बात कर रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। कोई बोले मैं यहाँ पे देखूंगा तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ फिर से 90 डिग्री। यानी जो सरफेस है कर्व सरफेस, उससे जो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी जो बी पार्ट है उसका आंसर हो गया 0। अब उसके बाद जो हम आते हैं सी पार्ट, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। यानी हमें जो है वह टोटल फ्लक्स हमें क्या करना है, निकालना है। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू जो होगा यानी ट्वाइस ऑफ ईच फ्लैट सरफेस, यानी जो सर्कल वाला जो हमने निकाला था 1.57, एक के वजह से तो दो सर्कुलर फेस है तो ट्वाइस कर देंगे, प्लस कर्व सरफेस का कितना आया था, 0 आया था। तो ये जो होगा हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि अगला पार्ट में क्या है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब हमें क्या करना है, नेट चार्ज की वैल्यू को निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्लक्स होता है हमारा फ्लक्स होता है क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी यहाँ पे हमें क्यू निकालना है, तो क्यू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू हमने निकाल लिया 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसको फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर हमारा जो है क्यू का वैल्यू आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एग्जाम्पल 1.5 है ये। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल्स टू Q। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो Q1 है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो Q2 है, और इस कॉर्नर पे जो वैल्यू है वो Q3 दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है। और तीनों के वैल्यू जो है Q है, और यहाँ पे जो है कैपिटल Q चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल Q चार्ज जो है सेंटर पे प्रेजेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ जो है वह L गिवन है। अब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे Q1 की वजह से जो फोर्स है वो कितना है हमारा, ये इधर हमारा F1 है, ये Q2 है, तो इसकी वजह से जो फोर्स है हमारा F2 है, और Q3 की वजह से जो फोर्स हमने लिया है वो हमारा F3 है। ठीक है तो ध्यान से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा। फिर से ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 है तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 60 हो जाएगा, और इसका अपोजिट एंगल ये है तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। इस तरीके से हम ध्यान से देखें तो F2 और F3 के बीच का एंगल जो है 120 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। ये जो सेंट्रॉइड एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो पहले हम इसका जो वैल्यू है वो निकालना चाहेंगे। इसको मैं आर लेट कर लेता हूँ। तो देखा जाए तो ये पूरा एल था, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये जी यहाँ से यहाँ तक जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, L/2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएं उस ट्रायंगल में तो cos 30 डिग्री लग रहा है, cos 30 डिग्री हो जाएगा कितना, इस ट्रायंगल में लगाओ बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया L/2 अपॉन हाइपोटेनस R, तो ये हो जाएगा L/2R हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा L/2R हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, L/√3। अब हम यहाँ पे देखा जाए तो दोनों फोर्स जब इक्वल मैग्नीट्यूड का है उसका रिजल्टेंट हमें पता है कि बीचों बीच जाने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट मेथड भी सुटेबल हो सकता है। लेकिन यदि फोर्स की वैल्यू इक्वल नहीं होता तो हम कंपोनेंट ब्रेक करके उस मेथड का यूज़ करते। तो यहाँ पे रिजल्टेंट मेथड ज़्यादा सुटेबल है, तो मैं रिजल्टेंट मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं। F2 और F3 का यदि मैं रिजल्टेंट निकालूँ, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F2 एंड F3, तो यदि मैं इसको F23 नाम दे दूँ तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F2 इंटू F3 इंटू cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। ध्यान से देखो तो ये F1, F2, F3 की वैल्यू जो है वह सेम होगी। कहोगे कैसे पता सेम है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज भी सेम है, Q और जो डिस्टेंस है
हर एक कॉर्नर से वो भी सेम है L/√3, यानी जो फोर्स की वैल्यू होगी वह सेम होगी, यानी जो F1 F2 और F3 की वैल्यू है वह तीनों जगह पे क्या होगी, सेम होगी। F1 F2 और F3 तीनों वैल्यू जो होगी हमारी सेम होगी। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे F2 और F3 में से किसी एक के टर्म में इसको लिख सकता हूँ। F2² प्लस F2² प्लस 2F2 इंटू F2 इंटू कॉस 120 माइनस 1/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। F2² प्लस F2² 2F2² माइनस F2², यानी ये हो जाएगा F2² हो जाएगा। जब हम इसका हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, रूट निकालेंगे F2, यहाँ पे F23 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो F23 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी F2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो F1 है, F23 का डायरेक्शन किधर होगा बोलो, ऊपर की तरफ होगा F23, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है तो उसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। और तो ये जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा F23। अब हम क्या करेंगे, पूरे का रिजल्टेंट निकालेंगे, मीन्स F23 और F1 का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में जब होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सिंपली हम माइनस करके निकालते हैं। तो रिजल्टेंट अब निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 F2 एंड F3 का रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F23 एंड F1 कितना हो जाएगा, F23 माइनस F1 हो जाएगा। और F23 जो है उसका वैल्यू हमने निकाला था, F2 आया था, F2 माइनस F1, और F2 और F1 जो है वो भी दोनों इक्वल है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0, है ना। यदि मैं बात करूँ कि मैग्नीट्यूड कितना था, तो F1 F2 या F3 तीनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, K इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई डिस्टेंस जो हमने लिया था, निकाला था L/√3 निकाला था, ये आ गया था 3KQQ बाय L², यहाँ पे R² था ना फॉर्मूला में। तो ये फोर्स की जो वैल्यू थी वो सेम थी, इसलिए आंसर क्या हो गया, 0। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस था। यहाँ पे मान लो जैसे रेगुलर पॉलीगन कोई भी हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी हो, रेगुलर पॉलीगन यदि है और हर एक कॉर्नर पे यदि चार्ज की वैल्यू सेम है, तो जब हम उसके सेंटर पे फोर्स निकालेंगे तो हमेशा कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हर एक कॉर्नर पे चार्ज सेम था, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 0। एग्जाम्पल 1.7 है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो गिवन है हमारे पास, 2 × 10⁴ है, ये न्यूटन पर कूलम है। और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितने है, 1.5 सेंटीमीटर है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है, फिर प्रोटॉन को फॉल करवाया गया है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो देखा जाए यहाँ पे अब हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए पहले एक्सलेशन वगैरह पता होना चाहिए। एक्सलेशन निकालने के लिए फोर्स का पता होना चाहिए। तो देखो फोर्स जो होगा वो हो जाएगा E इंटू ई हो जाएगा। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन। तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो तो एक्सलेशन भी इलेक्ट्रॉन का इक्वल्स टू E इंटू ई हो जाएगा। यहाँ पे एक्सलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, E/me। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस देखो हमें दे रखा है वैसे तो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ut की वैल्यू, u की वैल्यू 0 है, हाफ a की वैल्यू हो जाएगा E/me हो जाएगा इंटू T², यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें मालूम है कितना होता है बोलो। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁴। और उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जहाँ तक बात है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इन सारी वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे
तो जो टाइम की वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2.92 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाला है। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन के लिए निकालेंगे। तो प्रोटॉन के लिए यदि हम बात करें तो प्रोटॉन के लिए भी फोर्स वगैरह तो सेम ही रहेगा। फोर्स तो होगा E इंटू ई, यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज भी सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला था सेम ही है, तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सलेशन। अब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे। एक्सलेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कितना हो जाएगा, ई बाय एम पी हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकालना है जो कि 1 डिस्टेंस दे रखा है 1.5। टाइम निकालना है फिर से, यू टी यू जीरो है, हाफ इंटू एक्सलेशन, एक्सलेशन की वैल्यू हमारे पास यही है ई बाई एम पी इंटू टी स्क्वायर। फिर से हमें देखो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज मालूम है, प्रोटॉन का चार्ज हमें जो मालूम है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू था 2 इंटू 10⁻4 था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है 2 इंटू 10⁻4 है न्यूटन पर कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी मालूम है, और इन सारी वैल्यूज को जब हम पुट कर देंगे फिर से हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो टाइम लगा था 2.92 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड लगा है, जबकि यहाँ पे देखा जाए प्रोटॉन के केस में प्रोटॉन का जो टाइम आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। यानी ये जो टाइम है वो क्या है, ज़्यादा वैल्यू का है। तो प्रोटॉन जिसका मास ज़्यादा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगा है, जबकि यदि हम ग्रेविटी के अलॉन्ग देखा जाए तो ग्रेविटी के लिए जो टाइम लगेगा S= कितना होता है, हाफ GT²। तो यानी मास से वहाँ पे क्या गया है, इंडिपेंडेंट है। यानी ग्रेविटी के अलॉन्ग यदि हम गिराते तो दोनों का टाइम सेम होगा, जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि टाइम प्रोटॉन का ज़्यादा आया है जबकि इलेक्ट्रॉन का कम आया है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास था वो क्या था, ज़्यादा था। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.9 पे। टू चार्जेस 10 मिली कूलम are placed 5 millimeter apart, determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away। तो देखा जाए तो एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो जैसे -q और +q है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें जो लेंथ है उसका डाइपोल का लेंथ कितना दे रखा है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितने डिस्टेंस पे निकालना है, 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर पे एक्सियल लाइन पे हमें 15 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल की वजह से जो एक्सियल लाइन पे होता है वो कितना होता है, बोलो 2 kpr बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ये होता है। लेकिन जब r की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 2 kp बाय r³। यहाँ पे a² को इग्नोर कर देंगे, एक r कैंसिल हो जाएगा तो 2 kp बाय r³ हो जाता है। अब इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू k की वैल्यू हमें मालूम है 9 इंटू 10⁻9। p क्या होता है बोलो, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट लेते हैं चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कितना है 10 मिली कूलम है, तो 10 इंटू 10⁻³ कर देते हैं, इंटू सेपरेशन कितना है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ फिर से कर देते हैं, बाय r³ r की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में बदलेंगे, और यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब भी लगा देंगे, और इस तरीके से जो है इसको हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद आ रहा है इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो होता है कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन पे जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, kp/r³, यानी जो उसका होता है एक्सेल वाले का हाफ हो जाएगा। तो उसका वैल्यू कितना आया था, उसका वैल्यू आया था 2.6 इंटू 10⁸ आया था, तो बाई 2 कर देंगे
ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। ये जो होगा इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।